हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन दिया था। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन वो कर लेंगे और फिर अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अंतिम दौर में रहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने के पहले हम लोगों को 3D वेक्टर्स को जानना होगा ना। तो आज हम लोग डायमेंशन और 3D वेक्टर से फेमिलियर हो जाएंगे और जो एक दो क्वेश्चन दिया हूँ उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को कंडीशन दिया होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर बराबर मॉड c स्क्वायर, ये दिया था। अच्छा, तो हम लोगों को ये देखना है कि आखिर ये दोनों जो कंडीशन दी गई है, हालांकि मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो अब हम लोग क्वेश्चन है सब इस तरह के कर रहे हैं, ये और अपने वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। नहीं तो फिजिक्स में जितनी ज़रूरत थी, प्रोडक्ट को छोड़ के जितनी ज़रूरत थी हम लोगों को उतना। ये कंडीशन कह रहा है कि तीनों वेक्टर क्लोज्ड लूप मतलब ट्रायंगल बनने चाहिए, मतलब समथिंग प्लस समथिंग लौट के आना चाहिए तभी 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी लौट के जहां से शुरू होगा लौट के वहां पर आएगा, लौट कर वहां पर आएगा तभी तो कहेंगे कि हाँ 0 हो गया। बोलो, तभी तो हम लोग कहेंगे कि 0 हो गया। लेकिन कितनी तरीके से लौटा सकते हो, अब हमको ये बताओ, कितने तरीके से तुम लौटा के 0 की बात करोगे, कितने तरीके से? तो आंसर कहोगे कि सर इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं, तब तो फिर तो आंसर ही गड़बड़ा जाएगा। यही रीज़न है कि ये दिया गया रहता है। इसका मतलब इससे हम लोग को ये सीखना चाहिए कि जब किसी क्वेश्चन में ये कोई कहे कि ऐसा है तो ये है, तो जब ये हुआ तो वो हो गया। ये इसीलिए दी जाती हैं कंडीशन, सिचुएशन, रिलेशन, वैल्यूज, ताकि जो पूछा जाए आप स्पेसिफिकली कर लें, ठीक है। ओके, तो नीचे वाला कह रहा है, ऊपर वाला तो कह रहा है कि ट्रायंगल बनाओ, नीचे वाला कह रहा है कि पाइथागोरस वाला बनाओ, नीचे वाला कह रहा है कि पाइथागोरस वाला बनाओ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो लो बना दिया, लो। ठीक है, बोलो। ए और बी परपेंडिकुलर वाला साइड होंगे और ये सी वाला होगा, सही है। क्या ये बात ठीक है? देखो तो, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक लग रहा है? अच्छा, क्या ये वाली बात भी ठीक है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, ठीक है ये? तो सही में तब ग्राफिकली हो गया। इतना ही बात करना था, बस इतना ही बात करना था, ग्राफिकली यही बात होनी थी, ठीक है। ओके, एक काम करो, दूसरा काम करते हैं। यदि कोई कहता है कि एंगल बताओ ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और ए के बीच में, ओके। यदि कोई हमसे कहता है
कि ए और बी के बीच में एंगल बताओ, बी और सी के बीच में एंगल बताओ, सी और ए के बीच में एंगल बताओ। तो लो बताया, लो मैं ये कहा कि भाई ए और बी के बीच में तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं, कहते हैं कि बी और सी के बीच में कुछ बता लेते हैं, कुछ कहते हैं सी और ए के बीच में। अरे भाई कैसे बता लोगे? कहते सर ये 45 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री है। अरे कैसे 45 डिग्री है भाई? जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा कैसे 45 डिग्री है? और इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इंफॉर्मेशन बस इतना ही है, इसका मतलब थीटा ए बी बस 90 डिग्री है, बाकी आप नहीं निकाल सकते, बाकी आप नहीं निकाल सकते। ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बाकी आप दोनों एंगल नहीं निकाल सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो, तुम मान लो तुम इतना नहीं सोच पाते, मान लो तो अल्टरनेटिव मेथड मैथमेटिकल देखो। एक काम करते हैं, ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं, तो कहते हैं मैथमेटिकल देखो, ए प्लस बी बराबर माइनस सी, टेक मॉड बोथ साइड। सही है, टेक मॉड बोथ साइड एंड स्क्वायर इट। तुम्हें मिलेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर मॉड सी स्क्वायर। सही लिखा हूं देखो तो। अरे फार्मूला यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वही वाला फार्मूला है, डंडा उन्ना से घबराना मत यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी बराबर माइनस सी कहो चाहे सी कहो, मॉड तो बराबर ही होता है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख सकते हो यहां पर? बोलो, क्या यहां पर सी स्क्वायर लिख सकते हो? क्या यहां पे सी स्क्वायर लिख सकते हो? सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो, तुम देख लो, कैलकुलेट कर लो, तुम्हें मिलेगा जल्दी से। ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन तो अप्लाई हो चुका है, देखो ऊपर वाला अप्लाई हो गया है, ये वाला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करो, यहां पर तुम्हें cos थीटा बराबर 0 मिलेगा और थीटा बराबर 90 डिग्री। करके देख लो, करके देख लो। एक बार करके देख लो। लेकिन सभी लोग मेरे कहने पे आप ट्राई करिए, एवरीवन, सभी लोग मेरे कहने पे ट्राई करिए। आप लोग बी और सी के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करिए, मतलब सी ए को इधर करिए, बी और सी के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करिए। सभी लोग बी और सी के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करिए मैथमेटिकली। ग्राफिकली तो बात हो चुकी है, चलिए कम से कम आया तो पता तो चला कि नहीं होगा, बस मैं यही बताना चाहता था। रीजन वो ग्राफ में भी दिख गया था, मैथमेटिकली भी आ गया। ठीक है, अब जरा आओ तो, अब जरा अखाड़े में आओ। तुम लोगों को पता चल गया होगा कि नहीं आएगा, कुल इधर उधर करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार करके देख लो, उछल कूद मचा लो। क्यों नहीं? क्योंकि बाकी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात है, कहा जा रहा है कि ये लो, हाँ ये है। फिर से एक तो ये है कि मैथमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है भाई मैथमेटिकली, लेकिन ग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा है। एक चीज़ आपको बता दूं, पहले ए और बी के बीच में एंगल निकाल लेना, नहीं तो आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है,
तो जिस तरीके इस तरफ रिलेशन है, अपने से मानो कि माना सब x है, लेट दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर x है, तो हमको जल्दी से बताओ मॉड a बराबर x हुआ कि नहीं, मॉड b बराबर x हुआ कि नहीं, पर मॉड c बराबर क्या हुआ जरा बताओ, √2x हो गया, √2x हो गया। अच्छा, √2x हो गया। अब एक काम करना, a और b के बीच में एंगल निकालने के लिए c को इधर करना, फार्मूला लगाना, तुम्हें मिलेगा a और b के बीच में 90 डिग्री मिलेगा। और दूसरा एक और बात सुन लो, ये तो मेहनत करोगे तो मिलेगा, छोटे में मैं बता देता हूं, छोटे में सुनो भाई, हल्के में सुनो। किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो और तीसरा ईदर वन का √2 टाइम्स हो, क्या हो, ईदर वन, दोनों में से किसी एक का, मतलब जो बराबर है किसी एक का √2 टाइम्स है, मस्ट है वो 90 डिग्री होगा, मस्ट है वो 90 डिग्री होगा। तो आगे से याद रहेगा, बोलो, आगे से याद रहेगा, क्या याद करना है, यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो, दो साइड बराबर, उसको मान लो भूल जाओ, आप कह सकते हैं कि सर आप तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बना ही दिए, मत बनाओ, मैं यहां बात कर रहा हूं, दो साइड बराबर हो, ट्रायंगल तो है ही ये, दो साइड बराबर हो और तीसरा उनमें से एक का √2 टाइम्स हो, मस्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मस्ट है। और देख भी सकते हो, x √x² प्लस x² बराबर √2x करके देख लो। और दूसरा एक तरीका क्या है, यहां से पा लो, जो लोग मेरी बात कम समझ रहे हैं उनके लिए मैं कर देता हूं ना, जो लोग मेरी बात कम समझ पा रहे हैं उनके लिए खासकर ये मॉड अंडर रूट a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर -c का भी मॉड c के मॉड के बराबर होता है, ठीक है। सॉल्व करके देखना, थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, सॉल्व करके देखना, थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा ना, तब तुम्हारे पास B और C और A के बीच में निकालने के लिए या तो मैथमेटिकल चीजों का सहारा ले लो, चाहे फोटो बनाओ मेरी तरह, फोटो बनाओ मेरी तरह, ये लो फोटो, A B and C, A B and C, ठीक है। देखो तो ये ठीक है, ये वाली भी बात अब सही हो गई है, राइट एंगल ट्राइंगल का रिलेशन है ये, विथ टू इक्वल साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स, बोलो। तो A और B के बीच में कितना एंगल भैया, 90 डिग्री। लेकिन इस बार B और C के बीच में लोगों को झटके में लगता है कि इस बार 45 डिग्री होगा, लेकिन आंसर 45 डिग्री नहीं है। कितना, कैसे मालूम चला, देखिए
ए और बी के बीच में 90 डिग्री तो ठीक है, लेकिन जरा बी और सी देख लो, इधर बी है। अच्छा ये मालूम है ना कि ये 45 है, ये 45 है, इसलिए इस बार 45 है, 45 है, क्योंकि इस बार मालूम है कि ये दोनों साइड लेंथ बराबर है। पिछले वाले में मालूम नहीं था, इस वाले में मालूम है, लेकिन अपने से 45 सोच लेने से नहीं होगा। एंगल बी एंड सी, दिस इज एंगल विच इज 135, सी and A, this is angle 135. So आंसर क्या हुआ? 90 डिग्री 135। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे चीज़ें। और फिर से मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने उतना ही बढ़िया है। ठीक है, कुछ क्लास सही, अगले क्लास से हम लोग तो प्रोडक्ट पढ़ेंगे ही। अंतिम वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पढ़ने की तैयारी करते हैं। अंतिम देख लेते हैं। कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मॉड ए कहा गया है कि 4 है, ले लो। मॉड बी कहा गया है कि ये ले लो 8 है, और मॉड सी कहा गया है कि ये लो 10 है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या दिक्कत है? फार्मूला, अब ये तो फोटो वोटो से न पाइथागोरस लग रहा है, न इक्विलेटरल लग रहा है, न आइसोसेलेस लग रहा है। भाई नहीं लग रहा है तो फिर ठीक है, तब तो मैथमेटिकल, अब फोटो वोटो से तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन एक रफ डायग्राम बना लेने से थोड़ा अच्छा रहता है। मैं कई बार बोला हूँ कि फिजिक्स में एक बार रफ डायग्राम बना लेना चाहिए। चलिए, जिस तरह का फोटो है उसके अनुसार तो लग रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। देख लो, फोटो के अनुसार बनाया हूं। ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है। फोटो की तरह फोटो के अनुसार बनाया हूं। हालांकि अभी आया नहीं है, और ना ही फोटो से कुछ बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। फोटो से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ दिखेगा तो सही कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात अब तो मजबूरी है मैथमेटिकल, इसलिए देख सकते हो किस तरीके से मैथ्स इन्वॉल्व होता है और ज़रूरत होती है मैथ्स की, आइडिया लगा सकते हो। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मैथ्स को ज़रूर उसके फार्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री को, फंक्शन को, रिलेशन को, ग्राफ को, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को, मैक्सिमम मीना के कंडीशन को, इन सब चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। नहीं तो आप केवल ऑब्जर्व करते रह जाएंगे फिनोमेना को, फिजिक्स को समझने की कोशिश करते रह जाएंगे, इमेजिन करते रह जाएंगे, और बस वही करते रह जाएंगे, डिजिटाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारी दुनिया को डिजिटाइज किसने किया? स्पेसिफाई किसने किया? स्पेसिफिकेशन कि एग्जैक्ट वैल्यू कि ये या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज किसने दिया? मैथ्स ने। पर मीनिंगफुल जो लाइफ है, जो एक्सप्लेनेशन है, फेनोमेना, जो लॉज हैं, वो उसमें नहीं, वो फिजिक्स है। एनीवे, तो क्या किया जाएगा बताओ? कोई कहता है ए और बी के बीच में एंगल बताओ, इसके बीच में ए और बी के बीच में एंगल बताओ। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज एंगल, ये वाला एंगल बताओ। तो मजबूरी है, क्या करें भाई? ए और बी के बीच में एंगल की बात करोगे तो मैं तो यही करूंगा ना, इसके अलावा क्या कर पाऊंगा बताओ? मैथमेटिकली कर पाऊंगा? कहूंगा फिर मॉड ले लो, और क्या करूंगा बताओ? मेरे पास और कोई चारा है क्या? ऑटो फोटो से कुछ दिख रहा है हमको? क्या कर लोगे ऑटो फोटो से बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी
कॉस थीटा, माना कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, माना कि थीटा ए और बी के बीच का, माइनस सी का वही मैग्नीट्यूड होता है जो सी का होता है, बोलो, माइनस सी का वही मैग्नीट्यूड होता है जो सी का होता है। तो यदि ऐसा हो गया तो फिर कर लो। तो क्या आप लोग समझे? क्या इसको सॉल्व कर लेंगे? स्क्वायर बोथ साइड एंड फाइंड एंगल, हो गया, बस इतना ही पढ़ना था। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आया? ये वाली बात, ये जो सामने है, यदि समझ में आ गई ये बात तो ठीक है भाई। तब तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स को कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर्स को प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और कंक्लूड करते हैं। तीनों वेक्टर को 1D 2D 3D वेक्टर्स को समझते हैं और अगले क्लास से हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए, हमको लग रहा है कि जिन लोगों को ये तीसरा वाला नहीं आया होगा उनको पता चल गया होगा कि कैसे करना है तीसरा वाला। इधर देखो, हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर को, फिर से कंक्लूड करता हूं। वेक्टर फिर से, तुम लोग को लग रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन फिर से अब मैं बात कर रहा हूं, आखिर ये दोबारा क्या पढ़ने जा रहे हैं? जब वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में, किस फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर को लिखा जाएगा तो हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या होगा और उससे हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए, बात हो रही है 1D वेक्टर की। पहला, ध्यान से, 1D वेक्टर, 1D मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन ये क्या होता है? लीनियर ना, लीनियर। आर बराबर एक्स आई, रिप्रेजेंटेशन दिस इज एक्स आई, दिस इज आर एक्स आई। मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड एक्स एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से मेरी बात गौर करो सभी लोग। 1D वेक्टर मतलब वन डायमेंशन, 1D मतलब वन डायमेंशन, लीनियर लाइन, लीनियर एक लाइन के अलोंग, एक लाइन मतलब कई लीनियर किसी चीज को लीनियर डायमेंशन टाइप का मान के। आर एक्स आई, केवल आई रहेगा उसमें, जे के नहीं, केवल आई। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा हाँ, एक्स आई रहे चाहे केवल वाई जे रहे चाहे केवल जेड के रहे, मतलब कोई एक रहे, कोई भी एक रहे। मैं एग्जांपल में एक्स आई लिया हूं। मैग्नीट्यूड एक्स और डायरेक्शन खुद बताता है, इसमें कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, कुछ भी ज्यादा बताने के, खुद ही कुल चीज चिंगाड़ के बोलता रहता है, चिल्ला के बोलता रहता है कि जो लिखा गया है वही कुल सब उसी में दिख रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो,
ये देखो 2D देखो, 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब प्लानर, 2 डायमेंशन मतलब, 2 डायमेंशन मतलब प्लानर, प्लानर मतलब अलोंग प्लेन ना, ऑन प्लेन आर, एक्स आई प्लस वाई जे, रिप्रेजेंटेशन एक्स एंड वाई, फोटो दिस इज आर, आपको पता है कंपोनेंट, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज थीटा. What is magnitude of r? What is magnitude of r? That is under root x square plus y square, x square plus y square. And डायरेक्शन के नाम पर थीटा tan इनवर्स y by x angle of r with x axis एंटी क्लॉकवाइज. देखो कितना बताना पड़ रहा है. 2D होते ही कितना ताम झाम शुरू हो गया. आर को एक्स आई प्लस वाई जे या वाई एक्स वाई ले लो, चाहे वाई जेड ले लो, चाहे एक्स जेड मतलब दो एक प्लेन ले लो, एक्स वाई प्लेन ले लो, चाहे एक्स जेड प्लेन ले लो, चाहे वाई जेड प्लेन ले लो, वाई जेड प्लेन फर्क नहीं पड़ता, पर दो रहेगा. मैग्नीट्यूड पढ़ा चुका हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन के नाम पे कितना खतरनाक ढंग से कुल बताना पड़ रहा है. ये 1D वेक्टर की तरह नहीं रहा कि सब कुछ खुद ही बोल रहा है. क्यों? क्योंकि 1D में केवल 2 डायरेक्शन होता है, या तो इधर होता है या तो इधर होता है. बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक ही डायरेक्शन होता है 1D में, केवल इधर होता है. कि इधर में ही माइनस लगा दोगे तो उलट जाएगा, इधर हो जाएगा. सो माइनस इधर मतलब इधर, सो इधर या तो माइनस इधर. कितना इंटरेस्टिंग है कि 1D में एक ही डायरेक्शन होता है. हालांकि 2 होता है, इधर भी डायरेक्शन होता है 1D में और इधर भी होता है, लेकिन उसको एक भी कह सकते हैं. कह दें कि इधर एक डायरेक्शन है या माइनस इधर है, तो इधर मतलब इधर और माइनस इधर मतलब इधर. इसका मतलब केवल इधर ही है, प्लस माइनस का मिला के अपना काम कर लो. कितना सिंपल सा 1D है, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था. अच्छा, एनीवे, सो ये 1D है. कितना आसान है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है. आप एक लाइन पे ही रह सकते हैं, चल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. दिस 1D वर्ल्ड, 1 डायमेंशनल दुनिया. लेकिन यदि 2 डायमेंशनल दुनिया हो जाए ना, सो डायरेक्शन देखो, दिस डायरेक्शन, 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 दिस डायरेक्शन. ये जो दुनिया है, ये प्लेन वाली, कितने डायरेक्शन है भाई? इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं. कितनी अजीब सी है बात है कि दुनिया 1D थी तो डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई, और एक डायमेंशन ऐड किया नहीं कि इनफाइनाइट डायरेक्शन चले आए.
एक डायमेंशन ऐड करते ही इनफाइनाइट डायरेक्शन ऐड होते हैं और चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमें ताम झाम लिखना पड़ता है, फार्मूला याद करना पड़ता है, रिफरेंस बताना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बताना पड़ता है, फोटो बनाने में दिक्कत आने लगती है, मैग्नीट्यूड बताने के लिए फार्मूला ध्यान देना होता है, कितना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि एक डायमेंशन और बढ़ाएंगे कि तो कितनी भयावह स्थिति होगी। बोलो, अब तो हल्का फुल्का आइडिया तो लग ही रहा होगा कि एक डायमेंशन और बढ़ाएंगे तो क्या क्या स्थिति होगी, समझ में आ ही रहा होगा, हैं? बोलो, एक डायमेंशन और बढ़ाएंगे तो क्या स्थिति होगी, हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है। तो चलो बढ़ाता हूं। तो क्या सिंप्लिसिटी ये महसूस कर पा रहे हो? मेरा मकसद ये नहीं था वेक्टर पढ़ाने का केवल कि तुम फार्मूला जान जाओ। मेरा मकसद था, वेक्टर पढ़ाने का मेन मकसद था जो आज तुम्हें समझा रहा हूं, कर रहा हूं कि इमेजिन करो। तुम इमेजिन करो कि एक 1D दुनिया है। इमेजिन करो कि तुम 1D दुनिया में रह रहे हो तो क्या स्थिति होगी। तुम इमेजिन करो कि केवल तुम्हारे लिए 2D दुनिया है, थर्ड डायमेंशन दुनिया में है ही नहीं। यदि ये इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना बेकार है, या किसी भी का भी पढ़ाना बेकार है, क्योंकि तब वो पढ़ाई नहीं है, तब वो महज मार्क्स गेन करवाने का तरीका है और आईटी पीएमटी क्वालिफाई करवाने का तरीका है, जिसे ही केवल अच्छा नहीं मानता। मैं नहीं मानता पर्सनली। बाकी तुम्हारा गोल केवल आईटी पीएमटी क्वालिफाई करना है और बोर्ड में स्कूल में कोई मार्क्स पाना है, तब तो बात ही अलग है। तब तो अपना जैसे पढ़ रहे हो सुन उनके अपना इसको नोट कर लेना और इमेजिन मत करना, यही हो सकता है। तो तब तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो क्रिएटिव होना चाहते हैं, इनोवेटिव, साइंस पढ़ने का क्या मतलब है? आप रेशनल नहीं हुए। आपने साइंस पढ़ा और केवल कमाया कुछ उससे, इंजीनियर या डॉक्टर कुछ बन गए। डॉक्टर में कुछ क्रिएटिव काम नहीं किए, कुछ लॉजिक्स उसमें कुछ नहीं आए, चीज़ें नहीं आए, तो साइंस मत पढ़ो भाई। बहुत तुमसे बढ़िया तो कंपाउंडर हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। हमारे कॉलेज में बोले थे कि ये जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, तुम लोगों को लगता होगा कि स्कूटर या बाइक या कुछ भी खराब हो जाता है तो तुम लोग मैकेनिक के पास पहुंचते हो। मैकेनिक के पास पहुंचते हो, कितना भी टर्बोजेट इंजन और फलाना और ये आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन और ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ लो मैकेनिकल में। वो बोले थे कितना भी पढ़ाई कर लो, 4 साल पढ़ भी लिए, लेकिन जब गाड़ी खराब होती है मेरी भी, तो मैं जाता हूं मैकेनिक के पास। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना प्रैक्टिस में है वो कि वो चीजें वो अब जानता है जो पहले से ही उसे सिखा दी गई। हाँ, लेकिन वो नया नहीं कर सकता। उसके पास कोई थ्योरी, कोई क्रिएशन, कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं। उसके पास लॉजिक्स नहीं है ज्यादा। वो जानता है कि जब ऐसी आवाज आती है तो ये होता होगा, वो सीधा वहीं पहुंचता, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इंजन कौन तैयार किया था? वो मैकेनिक नहीं किया है, वो इंजीनियर्स करते हैं। उसमें चेंज, रेसर कार कौन बनाता है? मैकेनिक नहीं बनाता है, वो बनाते हैं। वो जिस गाड़ी को तैयार करता है, जिस गाड़ी को सही करता है, वो तैयार कहीं और कोई और किया रहता है। मैं चाहता हूं वो तुम बनो। तो क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को खोना है 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रोज, कि 1D दुनिया होती तो क्या दिक्कत होती, क्या बदल जाता हमारे जिंदगी में। 2D दुनिया होती तो हमारे जिंदगी में क्या बदल जाता। 3D दुनिया है तो हमारे जिंदगी में क्या बदला हुआ है, और 3D नहीं होता तो हम लोगों का क्या चला जाता। यदि 4th डायमेंशन सही में, जिसे टाइम कहा जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है 4th डायमेंशन ऐड करते ही कि इनविजिबल हो जाता है वो।
मतलब 1D से 2D, 2D से 3D, 3D तक हमारा सेंस है, हमारी आंखें देख पाती हैं। 4th डायमेंशन आते ही हमारी आंखें बोल जाती हैं, कहती हैं अब हमसे नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम। क्या टाइम भी हम देख पाते, हम सेंस कर पाते तो हमारी दुनिया कुछ और होती क्या? क्या कुछ और देखने लगते क्या हम? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। इसका मतलब यदि मैं बात करूं कि डायमेंशन रियली में ऑलमोस्ट सब कुछ है, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही है। एनीवे, चलिए तो आप लोग सोचिएगा और मैं कॉम्प्लेक्स करने जा रहा हूं, एक डायमेंशन और बढ़ाने जा रहा हूं, एक डायमेंशन और बढ़ाने जा रहा हूं, ऐड करने जा रहा हूं और बहुत कॉम्प्लेक्स करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? बढ़ाएं? बढ़ाएं? चलिए, ये वाला 1D वाला मिटा रहा हूं ना, ये वाला 1D वाला मिटा रहा हूं। थर्ड, 1D इतना सिंपल है कि इसमें कुछ है ही नहीं। 1D इतना सिंपल है कि इसमें कुछ है ही नहीं। थर्ड, ये रहा 3D। खूब बात होती है 3D की, 3 डायमेंशन। हाँ, 3 डायमेंशन, ये वॉल्यूम टाइप का, स्पेस, वॉल्यूम इन स्पेस टाइप की बात होती है। R XI प्लस YJ प्लस ZK, R XI प्लस YJ प्लस ZK, R मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान दो तो, इसी में देखो बस जेड स्क्वायर बढ़ गया है। यदि मैं 3D में से जेड गायब कर दूं तो देखो फार्मूला यही वाला आ जाएगा। इसका मतलब 2D 1D आर स्पेशल केसेस ऑफ दिस 3D वेक्टर। 3D का ही 2D स्पेशल केस है, 3D का ही 1D स्पेशल केस है, ठीक है? 1D 2D का भी स्पेशल केस है। ओके, सो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये है 3D का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? 3D का मैग्नीट्यूड है। और मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन है, तो इसीलिए थोड़ा याद करवा देता हूं। मैं इसके डायरेक्शन के नाम पर कॉस डिफाइन करने जा रहा हूं, पर यहां पे देखो 2D में tan डिफाइन है, 2D में tan डिफाइन है। ध्यान से सुन लो, फोकस करो मेरी बात पे। मतलब 2D में tan का सहारा लेते हैं और मैं 3D में cos का सहारा लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा सा आने वाला है। ऐसा क्या जरूरत हुई कि 3D में cos की बात होने लगी और 2D में tan की? टाइम कम है, मैं ही बता देता हूं आपको। फिर से सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर क्या बात है कि 2D में डायरेक्शन के नाम पे एंगल tan इनवर्स से बताया जा रहा है, जबकि मैं आपको इसमें डायरेक्शन के नाम पे cos इनवर्स बताने वाला हूं। टाइम कम है, आप कम सोच पाएंगे, तो मैं ही बता देता हूं। रीजन ये है कि वैसे तो हम इसमें भी cos बता सकते हैं, sin बता सकते हैं, cot बता सकते हैं, sec cosec सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग बताते वो हैं जो आसान होता है, हम लोग बताते वो हैं जो आसान होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कठिन का सहारा लेना बल्कि और कॉम्प्लेक्स करना है। तो मैं तो कहता हूं कि
दो डायमेंशन x और y 90 डिग्री पे इसीलिए है, 60 डिग्री पे इसलिए नहीं है। x और y के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है ना, x y z के बीच में 90 90 90 डिग्री होता है ना। केवल रीजन ये है कि आसान होता है, बाकी 60 डिग्री पर रख दोगे तो भी बातचीत होगी और चीजें आएंगी, लेकिन आसान होता है। गैलीलियो ने कहा था और महसूस किया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, to calculate, to feel, to measure, to study, to analyze, very much easy. Anyway, तो क्या है, तो देखो क्यों मैं कह रहा हूं कि cos इनवर्स यहां भी। ये पहले बताओ, क्या ये लंबाई नहीं मालूम है? ये x है, ये y है, तो क्या ये लंबाई नहीं मालूम है? ये तो क्या cos थीटा नहीं निकालोगे? कोई जरूरी है tan थीटा ही निकालो? tan थीटा बराबर y बाई एक्स, ठीक है। क्या cos थीटा नहीं आएगा? cos थीटा बराबर x बाई दिस, cos थीटा बराबर x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या sin थीटा नहीं आएगा? sin थीटा बराबर y बाई दिस, मतलब sin थीटा बराबर y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या cot थीटा नहीं आएगा? क्या sec थीटा नहीं आएगा? सब आएगा, सब आएगा। तो एक तो और बड़ी सी चीज हो गई, एक तो और बड़ा सा स्टेटमेंट आ गया कि साइंस में हम चीजें आसान बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। इसका मतलब जब भी कोई क्वेश्चन करे कि यहां पे यही वाला क्यों, वहां पे वही वाला क्यों, यहां पे ऐसे क्यों, तो पहले यहां से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ऐसे करने से आसान होता है। ठीक है, यहां से ऐसे, यहां से शुरू कर सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो। यही क्यों, ये वाला क्यों नहीं, वो वाला क्यों नहीं, तो क्या कह सकते हो? क्योंकि ये वाला इजी है, ऐसे करना, ऐसे देखना, ऐसे समझना इजी है, और यही रीजन है कि ऐसे करते हैं। एनीवे, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, अब मैं इसको भी मिटाने जा रहा हूं क्योंकि बातचीत हो चुकी है, इसी का स्पेशल केस है। इसका मतलब भले ही मैं कॉस इसमें बता दूं, इसमें भी tan बताया जा सकता है कि नहीं? बताओ, इसमें भी tan बताया जा सकता है कि नहीं? बोलो। इसमें सब में सब कुछ बताया जा सकता है, बस अंतर इतना है। अच्छा हाँ, बताओ इसमें tan आसान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि y बाई एक्स कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, y बाई एक्स। वैसे cos भी निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा हो रहा है बस। और यहाँ पे ऑब्वियसली tan लंबा हो रहा होगा, कठिन हो रहा होगा, cos आसान होगा, इसलिए वहां cos। तो 3D में cos और 2D में tan आसान होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। नहीं तो cos cos दोनों में, tan tan दोनों में हो सकता है। एक तो ये बात। चलिए, तो मैं 2D को मिटाने जा रहा हूं, 2D को मैं मिटाने जा रहा हूं और आपको अंतिम वाली बात दिखाने जा रहा हूं। 2D को मिटाने जा रहा हूं और अंतिम बात आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहा फोटो, ये रहा फोटो, फोटो। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, दिस इज z। ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर। हाँ, ये रहा वेक्टर। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखो किस तरीके से चीजें परपेंडिकुलर आती हैं, ध्यान से सुनना। इसको मैं एक्स जेड पर फॉल कराया, एक्स जेड पर फॉल कराया, एक्स जेड पर फॉल कराया, और हुआ क्या वो देख लो। ये देखो, और ये देखो, ये देखो हुआ का। एंगल देखो तो जरा, सभी लोग एंगल देखो तो,
ध्यान से एंगल देखना। एक्स से एंगल मान लेना अल्फा है, वाई से एंगल मान लेना बीटा है, और जेड से एंगल मान लेना गामा है, और ये है जिसका मैग्नीट्यूड लंबाई ये है, लंबाई ये है। हाँ, ये 3D है। जानते हो क्यों कम समझ में आएगा? 3D इसलिए कम समझ में आएगा क्योंकि जो मैं इमेजिन करने के लिए तुम लोगों को स्कोप दिया हूं, कभी भी हायर डायमेंशंस को लोअर डायमेंशन में दिखा ही नहीं सकते आप। मतलब मैं एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन चीजें मैं बनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, और किसमें? 2 डायमेंशन में। मेरा बोर्ड 2D है और उसमें हमें 3D दिखाना है, इम्पॉसिबल। इसीलिए फोटो आपको कम समझ में आएगा, और यही रीजन है कि मैं अगले क्लास में आपको विजुअल, मैं वीडियो लेके आऊंगा अगले क्लास में। इस क्लास में हमें एक्सप्लेन करना था, अगले क्लास में मैं वीडियो लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ज़्यादा महसूस कर पाए आप। फिलहाल डायरेक्शन के नाम पे सुनो, कोसाइन वैल्यूज लेते हैं और कहते हैं कि एल, एम और एन की बात करते हैं, एलेमेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलेमेन की। कोसाइन वैल्यूज मतलब कौन से वैल्यूज की हो? कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई एंड कॉस थीटा जेड। कुछ लोग इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं। थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, एंगल ऑफ दिस आर, एंगल ऑफ दिस आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, रेड कलर। एंगल ऑफ आर विथ एक्स इज थीटा एक्स, एंगल ऑफ आर विथ वाई इज थीटा वाई, एंगल ऑफ आर विथ जेड इज थीटा जेड। और थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड को मैं अल्फा बीटा गामा भी लिखा हूं। यही कारण है कि मैं ये भी करने जा रहा हूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये है x बाई मॉड आर, ये है y बाई मॉड आर, और ये है z बाई मॉड आर। आसान है। क्यों आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि देखो ना, नीचे में सब में मॉड आर है, मॉड आर है, मॉड आर है, मॉड आर। और x के साथ x है, y के साथ y है, z के साथ z है, और z के साथ z है, और आसान है। tan निकालूंगा, साइन निकालूंगा, कॉट निकालूंगा, कॉसेक निकालूंगा, सेक निकालूंगा, कठिन हो जाएगा याद करना। तो tan इसमें कठिन है, इसीलिए tan नहीं, कॉस। और रही बात वैल्यू, एलिमेंट है आर एक्सिस का, आर वेक्टर का, एक्स वाई जेड से जो एंगल बन रहा है उसके कॉस वैल्यू को एलिमेंट कहा गया है। एलिमेंट क्या है? कोसाइन वैल्यूज ऑफ एंगल मेड बाय आर विथ एक्स वाई जेड। आर एंगल का एक्स वाई जेड से जितना एंगल बन रहा है उसके कोसाइन वैल्यू को बस सिंबलाइज किया गया है, कोसाइन वैल्यूज है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? कोसाइन वैल्यूज है। हाँ, वैल्यू सुन लीजिए तब, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप चलिए निकाल दिए, वह तो देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। पहले वाले में कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, दूसरे वाले में केवल एक एंगल, तीसरे वाले में तीन एंगल की बात होने लगी, तीन एंगल की। देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं। आपको क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, आपको बताना है कि हमें ये 3 एंगल की जरूरत क्यों पड़ी। क्या एक एंगल बताएंगे तो काम नहीं चलेगा, या केवल 2 एंगल बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, आप खोए रहिए, इमेजिन करते रहिए 3D इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, और साथ में एक रिलेशन लिखते चलिए। आप एक रिलेशन खटाक से लिखते चलिए कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 होता है। ये लिखते चलिए। तुम लोग स्क्वायर करके एक बार देख लेना, इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना और देखना कि 1 आता है कि नहीं। तो एक ठो तुम लोग ये याद भी करना। तो आप लोग ये वाला करके देख लीजिएगा कि रिलेशन सही है कि नहीं, है ना। तो आप लोग सोचेंगे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूं, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला याद रखेंगे, बड़ा सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यही क्यों। अगले क्वेश्चन अगले क्लास में कॉस क्यों, 3 क्यों, कॉस क्यों, 3 क्यों, और साथ में इसकी विजिबिलिटी इतना खतरनाक है, ये कम से कम दिख रहा होगा कि क्या हो रहा था। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।